सुनहरी लहर का सिमटना, 2024 का मंच सजना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा, जो एक दशक से अधिक समय से भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति रही है, अपनी लोकप्रियता में अप्रत्याशित गिरावट का सामना कर रही है। जो सुनहरी लहर अजेय प्रतीत हो रही थी, उसे अब चुनौती मिल रही है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा, विकास और आर्थिक वृद्धि के वादों के साथ भारतीय मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में सफल रहा। हालांकि जब शासन की वास्तविकता सामने आई तो पार्टी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। आर्थिक विषमताएं बढ़ीं, सामाजिक असंतोष उभरने लगा और अच्छे दिन का वादा कई लोगों के लिए अप्राप्त लगा। 2024 के चुनाव विचारधाराओं, आकांक्षाओं और चिंताओं का युद्ध क्षेत्र थे। भाजपा, जो एक बार जोरदार जीत के लिए आत्मविश्वासी थी, खुद को अस्थिर स्थिति में पाई। यह राजनीतिक मुकाबला भारत के लोकतांत्रिक मार्ग को फिर से परिभाषित करने वाला था। किले में दरारें, आंतरिक संघर्ष और गठबंधन की समस्याएं, भाजपा के आंतरिक मुद्दों ने उसके चुनावी झटके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी के भीतर असंतुष्ट आवाजें, जो पहले मौन थीं, पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट के साथ तेज हो गईं। नेतृत्व भूमिकाओं पर आंतरिक संघर्ष और गुटबाजी ने पार्टी की छवि को कमजोर किया। गठबंधन साथी, जो पहले दृढ़ समर्थन में थे, भाजपा से दूर होने लगे। कभी शक्तिशाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की रैंकों में कमी आई, क्योंकि क्षेत्रीय दलों ने राजनीतिक हवाओं में बदलाव को महसूस किया। सहयोगियों के इस समर्थन के कटाव ने भाजपा की सत्ता बनाए रखने की संभावनाओं को और कम कर दिया। भाजपा की कुछ ही करिश्माई नेताओं पर निर्भरता भी एक कमजोरी साबित हुई। मजबूत दूसरे पंक्ति के नेतृत्व की कमी ने भाजपा को उभरते विपक्ष के सामने कमजोर बना दिया। अर्थव्यवस्था, पत्तों का घर जो हवा का इंतजार कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे कभी वैश्विक सफलता की कहानी बताया गया था, 2024 के चुनावों से पहले महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही थी। बढ़ती मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और अमीर और गरीब के बीच की खाई ने सरकार की आर्थिक नीतियों में जनता के विश्वास को कमजोर कर दिया। भाजपा द्वारा देश भर में दोहराए जाने का वादा किया गया गुजरात मॉडल विकास का समावेशी विकास देने में विफल रहा। काले धन पर लगाम कसने के उद्देश्य से की गई विवादास्पद कदम, विमुद्रीकरण का अनौपचारिक क्षेत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, छोटे व्यवसाय और दैनिक वेतनभोगी आर्थिक मंदी के कारण भारी नुकसान उठाने लगे, जिससे व्यापक असंतोष फैल गया। आर्थिक संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया को व्यापक रूप से अपर्याप्त माना गया। आलोचकों का कहना था कि सरकार का ध्यान बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और निगमों के लिए कर राहतों पर केंद्रित होने से आम आदमी की पीड़ा को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। पहचान की राजनीति का पुनरुत्थान, पहचान की राजनीति, जो भारतीय समाज की सतह के नीचे हमेशा सुलगती रहती थी, 2024 के चुनावों के दौरान उभर कर सामने आई। भाजपा का हिंदू राष्ट्रवाद पर जोर हालांकि एक हिस्से के मतदाताओं के लिए आकर्षक था, लेकिन उसने अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं को अलग कर दिया। सांप्रदायिक हिंसा और घृणास्पद भाषण की घटनाओं ने एक भय और असुरक्षा का माहौल पैदा किया, विशेष रूप से मुसलमानों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच। भाजपा के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और विवादास्पद नागरिकता कानून को लागू करने के प्रयासों को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। आलोचकों का कहना था कि ये कदम भेदभावपूर्ण है और मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने का प्रयास है। छात्रों, कार्यकर्ताओं और सभी वर्गों के आम नागरिकों की भागीदारी वाले विरोध प्रदर्शन ने भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे के प्रति बढ़ती असहजता को उजागर किया। जो मध्यमार्गी हिंदू विकास और सुशासन के वादे पर भाजपा को वोट दिए थे, वे पार्टी के बढ़ते हिंदुत्व के रुख से असहज थे। दक्षिणी गढ़, जिन्होंने लहर को बदल दिया, भाजपा के चुनावी झटके सबसे अधिक दक्षिण भारत में स्पष्ट थे। एक ऐसा क्षेत्र जहां पार्टी ने पारंपरिक रूप से पैर जमाने के लिए संघर्ष किया था। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भाजपा विरोधी भावना के गढ़ के रूप में उभरे। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों की गहरी समझ और मजबूत जमीनी नेटवर्क के साथ मतदाताओं को भाजपा के खिलाफ सफलतापूर्वक संगठित करने में सफल रहे। दक्षिण भारत में मतदाताओं के साथ जुड़ने में भाजपा की कठिनाई स्थानीय भाषाओं, संस्कृतियों और चिंताओं की समझ की कमी के कारण हुई। केंद्रीकृत शासन के प्रति भाजपा का शीर्ष डाउन दृष्टिकोण, जिसने केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण किया,
दक्षिण भारत में प्रतिरोध का सामना किया, जहां क्षेत्रीय आकांक्षाएं उच्च थीं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी हृदय भूमि के राज्यों में भी भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक पुनरुत्थानवादी समाजवादी पार्टी का सामना करना पड़ा और बिहार में एक मजबूत राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले गठबंधन का। जनरेशन जेड बोलती है, युवा और सोशल मीडिया की ताकत। 2024 के चुनावों में मतदाता भागीदारी में विशेष रूप से युवाओं के बीच महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। भारत का जेन जेड टेक सेवी और राजनीतिक रूप से जागरूक चुनावी प्रक्रिया में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक पार्टियों और उनके समर्थकों के बीच गर्मागर्म बहसों और अभियानों के वर्चुअल युद्ध क्षेत्र बन गए। सरकारी नीतियों से निराश और रोजगार की कमी से परेशान युवा भारतीयों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने गुस्से को व्यक्त करने और विपक्षी दलों के लिए समर्थन जुटाने के लिए किया। भाजपा, जिसने पिछले चुनावों में सोशल मीडिया का सफलतापूर्वक उपयोग किया था, अब युवा मतदाताओं के विरोध का सामना कर रही थी। सोशल मीडिया ने जानकारी के प्रसार और जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्र समाचार वेबसाइटों और नागरिक पत्रकारों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उन मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए किया जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा था। एकजुट विपक्ष। संख्याओं में ताकत। 2024 के चुनावों में भाजपा की हार विपक्ष की एकता का परिणाम भी थी, जिन्होंने अपने मतभेदों को किनारे कर एक सामान्य प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एकजुट होने का निर्णय लिया। भाजपा की प्रभुत्ववादी महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न खतरे को पहचानते हुए विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों तक एकजुट हो गए। इस रणनीतिक गठबंधन ने खेल को बदल दिया, क्योंकि इसने विपक्ष को अपने संसाधनों को मिलाने और भाजपा के खिलाफ एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी। विपक्ष ने अपनी वैचारिक विभिन्नताओं को एक तरफ रखते हुए बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जो व्यापक मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित होते थे। मास्टर रणनीतिकार। विपक्ष की रणनीति का विश्लेषण। विपक्ष की जीत केवल भाजपा की गलतियों का परिणाम नहीं थी, यह विपक्ष की कुशल रणनीति का भी प्रमाण थी। विपक्षी दलों ने अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया, जिसने प्रभावी रूप से भाजपा की कमजोरियों को लक्षित किया और मौजूदा जनभावना का लाभ उठाया। विपक्ष की रणनीति के प्रमुख तत्वों में से एक स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूत गठबंधन बनाना था। विपक्ष ने केंद्रीकृत दृष्टिकोण के विपरीत विकेंद्रीकरण और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित किया। यह रणनीति विशेष रूप से उन राज्यों में मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित हुई जहां क्षेत्रीय पहचान मजबूत है। विपक्ष ने तकनीक और सोशल मीडिया का भी प्रभावी उपयोग किया, विशेष रूप से युवाओं तक पहुंचने के लिए। वर्चुअल रैलियों के आयोजन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अभियान संदेशों के प्रसार तक, विपक्ष ने भाजपा की प्रचार मशीनरी का मुकाबला करने और मतदाताओं से सीधे जुड़ने के लिए तकनीक का उपयोग किया। एक नया सवेरा। भारतीय लोकतंत्र के लिए निहितार्थ। 2024 के चुनावों में भाजपा की हार भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। यह बहुसंख्यकवाद के अस्वीकार और भारत की बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता की पूर्ण पुष्टि का प्रतीक है। परिणाम यह दिखाते हैं कि भारतीय मतदाता, जबकि महत्वाकांक्षी हैं, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में भी गहराई से निवेशित हैं। चुनावों के परिणाम स्वरूप गठबंधन राजनीति की अवधि की शुरुआत होगी, जिसमें राष्ट्रीय मामलों में क्षेत्रीय दलों की अधिक प्रमुख भूमिका होगी। शक्ति संतुलन में यह बदलाव अधिक संघीय ढांचे की ओर ले जा सकता है, जिसमें राज्यों को अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। जबकि यह अपनी चुनौतियों के साथ आता है, यह शासन को अधिक प्रतिनिधि और स्थानीय जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने की क्षमता भी रखता है। चुनावों ने यह भी रेखांकित किया कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष कितना महत्वपूर्ण है। एक मजबूत विपक्ष सरकार को जवाबदेह ठहराने और सत्ता को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने से रोकने के लिए आवश्यक है। भारत एक मोड़ पर है जहां आने वाले वर्षों में किए गए निर्णय राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य और विश्व में इसके स्थान को निर्धारित करेंगे। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन यह संभावनाओं से भी भरा है।
नवनिर्वाचित सरकार के सामने आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की जिम्मेदारी है। उसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और देश के विभाजनकारी रुझानों को दूर करने के लिए सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। साथ ही प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को साकार करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि देश न केवल एक मजबूत आंतरिक स्थिति हासिल कर सके, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी भूमिका को मजबूती से स्थापित कर सके। यह समय है कि भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः पुष्टि करते हुए एक समृद्ध और समावेशी भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाए।